देखिए। हम्म, कर दिए। हेलो। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। सभी लोग आ जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत की जनगणना 2011, ठीक है ना। उससे एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका हो जाता है, मतलब 2 नंबर का टॉपिक है और बहुत ही अच्छे प्रकार से आपके लिए पढ़ना है, ठीक है ना। 2 नंबर का टॉपिक हो जाता है, बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ज्यादा में ज्यादा हो सकता है तो 35 से 45 मिनट का ये टॉपिक बनेगा पूरा की पूरा। हो सकता है कम की कम, जितना आपके एग्जाम में आएगा उतना ही मैं खींचूंगा, ठीक है ना। और इसके वो शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा जो कि आप वैसे ही याद कर सको जैसे कि मैंने याद कर रखे हैं इनके लिए। तो बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो आज हम देखेंगे भारत की जनगणना के बारे में। भारत की भारत की जनगणना 2011, ठीक है ना। भारत की जनगणना 2011 के बारे में देखेंगे और बहुत। हाँ जी। देखो, कमेंट आपका आ चुका है, ठीक है ना। कमेंट आ चुका है, मगर उसमें अभी देखना पड़ेगा हमें। अभी उसने भेजा है, ठीक है ना। आपको नीचे दिखता भी होगा वीडियो के नीचे, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है। अब इनको अपडेट देंगे ना, इसका जो अपडेट मिलेगी तभी आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लें, दोपहर तक, दोपहर तक वेट कर लें। कमेंट बॉक्स आ चुका है, ठीक है ना। तो दोपहर तक आप वेट कर लें, उसके बाद कमेंट बॉक्स हम देखते हैं। वैसे आ गया है, जब आपको अपडेट दी जाएगी ना अभी अभी और जो प्ले स्टोर है उस पर अपडेट आएगी। और आपके लिए हम ऐसा करेंगे, पीपीडी आपके लिए उसका वो भेज देंगे, मतलब कहते हैं ना एक लिंक, वो आप डाउनलोड कर लेना फिर, ठीक है ना। फिर आपका जो अपना वो होगा चैट बॉक्स, वो भी ओपन हो जाएगा। दोपहर तक आपको दे देंगे और शाम वाली क्लास में हम क्या करेंगे, चैट बॉक्स पर ही होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल चिंता ना करें, हो सकता है दोपहर वाली ही क्लास में हम चैट बॉक्स पर हों। तो बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 के बारे में। आज हम बात करेंगे यहां पर और बहुत आराम आराम से समझेंगे, ठीक है, बहुत ही आराम आराम से। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की जनगणना की है किसका अंग, है ना। ये किसका अंग है, ये किसका अंग होता है। राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार की होती है ये दोनों की होती है ना। ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है जनगणना, या केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, या फिर दोनों के अंतर्गत आती है, संवर्ती सूची में आती है तो आप कहोगे ये आती है केंद्र सरकार के अंतर्गत। किसके? केंद्र सरकार। तो ये किसका अंग हो जाता है, किसके अंतर्गत आती है, तो आप कहोगे ये है केंद्र सरकार के अधीन आती है। किसके? केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के अधीन आती है ना। ये किसका अंग हो जाता है फिर, ये हो जाता है केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो किसका अंग? केंद्र सरकार का ये अंग हो जाता है। मतलब इसमें राज्य जो है कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, है ना। जो केंद्र कहेगी वही होगा, मतलब जो सरकार कहेगी वही होगा। राज्य के मुख्यमंत्री वगैरह कहेंगे वो नहीं इसमें चलेगा, ठीक है ना। तो ये सारा के साथ जो जो हमारी भारत की जनगणना है वो किसके अंतर्गत आएगी, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती है, मतलब कह दो। हाँ, चलें आगे। वैसे आपको ये संवर्ती सूची जो आपने पढ़ी थी, संवर्ती सूची आपने पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है, मैं यहाँ पे लिख दूं। जो संवर्ती सूची लिख छोड़ो, ठीक है, वो हम कहाँ देखेंगे, वो पॉलिटी में देख लेंगे। पॉलिटी में आपको ऊपर ऊपर पढ़ा दूंगा, चिंता ना करें उसके बारे में। कल से मैं पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सुबह को जल्दी उठूंगा और पॉलिटी भी स्टार्ट कर दूंगा, हो सकता है तब। नहीं होता है तो मैं कल आपको कोई ना कोई टीचर हायर करूंगा, ठीक है ना, चिंता ना करें बिल्कुल। कल से हम क्या करेंगे, जो इंपोर्टेंट्स है वही देखेंगे। कल आपको जो जियोग्राफी वाले आने वाले हैं वो आपको दर्रे पढ़ाएंगे और झील पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो अब आएंगे वही देख रहे हैं, ज्यादा डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं लेके आऊं आपके जियोग्राफी का भारत की जनगणना, जिसमें भारत की जनगणना जो आती है वो किसका अंग हो जाता है, ये केंद्र सरकार का अंग हो जाता है, ठीक है ना। किसका? केंद्र सरकार का अंग आता है। और बात करें जनगणना का गठबंधन, जो जनगणना होती है ना, जो जनगणना होती है उसका संगठन, उसका जो संगठन होता है जनगणना का, जनगणना का संगठन की बात करेंगे, ठीक है। जनगणना का संगठन की अगर हम बात करें, ये किसके अंतर्गत आता है ना। जनगणना का संगठन कौन करता है, तो आप कहोगे ये करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय। कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय।
केंद्रीय गृह मंत्रालय। अब आप कहोगे जनगणना जो है, जनगणना आती तो किसके अंतर्गत है? केंद्र के अंतर्गत। और केंद्र के अंतर्गत भी किसके अंतर्गत आती है? तो आप कहोगे ये आती है केंद्रीय गृह मंत्रालय के। जैसे हमारे अमित शाह इसमें वर्तमान में गृह मंत्री, तो जनगणना किसके अंतर्गत आएगी? तो आपको गृह मंत्री के अंतर्गत आएगी। तो आप कहोगे अगर पूछे जनगणना का संगठन कौन करता है, तो आप कहोगे ये करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, मतलब अमित शाह करेंगे इसके बारे में। अभी जो हमारी जनगणना होने वाली थी 21 वाली, वो कौन करेंगे? क्योंकि कोरोना वगैरह की वजह से नहीं हुई थी, अब होने वाली आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं, मगर भी उसकी जारी नहीं हुई लिस्ट, है ना। तो आप कह सकते हो कौन कराएंगे उसके लिए? गृह मंत्रालय कराएंगे। गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह उसके बारे में एक्शन लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, अब यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट्स ये बनता है कि 2011 वाली जनगणना हुई थी, 2011 वाली जनगणना कौन सी जनगणना थी? कौन सी जनगणना थी? कौन सी जनगणना थी? ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि 2011 में जनगणना हुई थी, वो कौन सी जनगणना हुई थी अब तक, कौन सी वाली थी, नंबर वाइज कौन सी थी? तो आप कहोगे नंबर वाइज आती है वैसे तो 15। कौन सी? 15 नंबर की जनगणना थी। कौन से नंबर की जनगणना थी? 15 नंबर की जनगणना हो जाती है ये। मगर आप कहोगे 15 नंबर, हाँ इतना तो हमारे देश की, देश मतलब आजाद भी नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये स्वतंत्रता से पहले भी जनगणना भारत में हुआ करती थी। स्वतंत्रता से पहले भी भारत में जनगणना हुआ करती थी। अगर भारत की बात करेगा, भारत में अब तक टोटल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? टोटल अब तक टोटल कितनी जनगणना हो चुकी हैं? तो आप कहोगे 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। अगर वो आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत में कितनी जनगणना हो चुकी हैं, स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? स्वतंत्र भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो आप कहोगे अब हो चुकी है 7 बार। कितने? 7 बार जनगणना हो चुकी है। 7वें नंबर की जनगणना थी ये वाली। कौन से? 7वें नंबर की जनगणना थी 2011 वाली। अगर स्वतंत्र भारत की बात करेगा तो कौन सी? 7वें नंबर की जनगणना। और अगर बात करेगा किसकी? अगर बात करेगी टोटल जनसंख्या की, टोटल जनगणना की बात करें, कौन सी जनगणना थी? तो आप कहोगे भारत की टोटल जनगणना के अनुसार कहें तो ये 15वीं जनगणना हो जाती है। और स्वतंत्र भारत के अनुसार कहें तो कौन सी? 7वीं जनगणना। 1947 के बाद जनगणना कितनी हो चुकी है? तो आप कहोगे 7 हो चुकी है। हमारा भारत आजाद हुआ था उसके बाद 7 जनगणना है। और उससे पहले की बात करें, टोटल मिलाकर पहले और स्वतंत्रता के बाद की, तो कितनी? 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। यह भी आपको थोड़ा सा साथ में याद रखना है, ठीक है ना। हाँ जी, चलते हैं अब आगे की ओर। ये थोड़ा इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं वही यहां पर बताए जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, उसके बाद कहते हैं भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहोगे ये कौन करवाता है? लॉर्ड मेयो करवाता है। कौन? लॉर्ड मेयो के अनुसार भारत में जनगणना की शुरुआत होती है। इसको भी साथ में याद रखना है। कौन? लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो इसको करवाता है। कौन? लॉर्ड मेयो। ऐसा चलो कि जनगणना कराने वाले आए, है ना, जनगणना कराने वाले आए और मैं भी खड़ा था वहां पर, है ना, मैं भी खड़ा था। मैंने कहा मुझे भी गिनो, है ना, म्यो, अरे मैं भी हूं, है ना। तो म्यो मतलब मैं भी हूं, तो म्यो ऐसे याद कर लेना कि लॉर्ड म्यो। और लॉर्ड म्यो कब? आप कहोगे 1872 में। कब? 1872 में, ठीक है ना। लॉर्ड म्यो ने भारत में जनगणना की शुरुआत कब की थी? तो आप कहोगे 1872 में की थी। कौन था? लॉर्ड म्यो। याद रखना, इसके लिए पूछ लेगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत किससे आता है, तो आप कहोगे लॉर्ड म्यो को जाता है। इन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो आपको 1872 में इन्होंने स्टार्ट किया था। कैसे याद करेंगे? मैं भी था भाई, है ना, मैं भी हूं, मुझे भी गिन के ले जाओ, मैं भी जनगणना के अनुसार हूं। आगे की बात करते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, है ना, उसके बाद आते हैं तुम्हारे लॉर्ड रिपन आते हैं। ये तो पहला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन? सेकंड आते हैं। मतलब नियमित जनगणना, ये तो उन्होंने एक बार जनगणना करवा दी, एक बार जनगणना करवाई भारत में और छोड़ दी। अब चाहे हो या ना हो, उन्होंने तो ये कह दिया कि ना, लॉर्ड मेयो ने एक बार आए भी, मैं भी हूं, मेरी भी जनगणना कर लो, बस। तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में क्या करवाई? जनगणना करवा दी और छोड़ दिया। मगर उन्होंने नियमित नहीं करवाई कि आगे होगी भी या फिर नहीं होगी जनगणना।
फिर आए कौन, लॉर्ड रिपन आए, तो नियमित जनगणना उन्होंने कर दी। नियमित जनगणना, नियमित जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना की शुरुआत। भाई इन्होंने 72 में नहीं की होगी, रुकिएगा। नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की, तो आपको लॉर्ड रिपन ने। किसने, लॉर्ड रिपन ने 1881 में। हाँ जी, कितने में, तो आप कहोगे इन्होंने 1881 में, किसने, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ने क्या किया, लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना करवा दी कि अब तो हर साल जनगणना होगी। क्या होगी, अब हर साल। अब देखो यहां पर अभी 10 साल की बात नहीं आई है, अभी 10 साल की जनगणना की बात नहीं आई, क्योंकि 10 जनगणना कितनी साल के बाद होती है, आपको 10 साल के बाद जनगणना होती है, पर साल तो नहीं होती अपने यहां पर। मगर ये 10 साल कहां से आई, अभी हम उसको भी देखेंगे। मगर पहले तो आए कौन, भारत में जनगणना शुरुआत करने वाले कौन थे, लॉर्ड मेयो आए। 1872 में उन्होंने स्टार्ट कर दी कि भाई एक बार जनगणना कराएंगे, बस रहने देंगे कि हाँ इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है भारत में, और छोड़ देंगे। उसके बाद कौन आए, लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि भाई नियमित जनगणना करवाओ, हर साल जनगणना देखो कितने अनुसार बढ़ रही है। इन्होंने हर साल गणना कर दी, नियमित जनगणना कर दी। कब, 1881 की बात है ना, 1881। अब बात करते हैं यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट्स, तो यह बनता है कि 10 साल के लिए, 10 साल, कौन सा, 10 साल, 10 साल की कह सकते हैं, दशकीय कहते हैं इसके लिए, दशकीय जनगणना की शुरुआत, दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश की देन है, किस देश की, दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश की देन है, आपसे पूछ ले तो ये किस देश की देन हो जाती, तो आप कहोगे अमेरिका की देन है। किसकी, अमेरिका की। अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने कर दिया कि भी हर 10 वर्ष के बाद क्या होगी, आपकी जनगणना होगी। ठीक है ना, ये किसकी देन है, आप कहोगे अमेरिका की देन है। किसकी, अमेरिका की देन हो जाती है, जो 1790 के अनुसार होता है। कितना, 1790। अब ये तो बेकार की बातें हैं, छोड़ो। ठीक है, अमेरिका की देन लिखो बस, क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे, इतना डीपली नहीं पूछेगा। अब आप कहोगे भारत में जनगणना कितनी वर्ष के अंतराल से होती है, यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के, मैं फटाफट लिख रहा हूं, कितने वर्ष के अंतराल से, कितने वर्ष के अंतराल से होती है, कितने वर्ष के अंतराल से होती है। तो ये तो आपको सभी को पता है कि 10 वर्ष के अंतराल से होती है, और ये कम से कम बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आता है, कितने, 10 वर्ष के अंतराल से, 10 वर्ष के अंतराल से। अब देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन कौन से पूछे गए हैं, पहले इनको देख लो। जो क्वेश्चन प्रीवियस से उठाए गए हैं वो मैं आपको बता दूं, यही से बस इतने ही जगह से कम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। एक तो आपका जनगणना की शुरुआत किसने की, लॉर्ड मेयो, ये भी पूछा गया है। और बात करते हैं नियमित जनगणना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और बात करते हैं दशक की जनगणना, ये भी पूछा गया है। इससे पहले मैंने क्या देखा, इससे पहले मैंने ये देखा ना, केंद्र सरकार, इसे संघ सूची भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे केंद्र सरकार के अधीन या संघ सूची भी कहते हैं, संघ सूची, संघ सूची। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना किसके अधीन आती है, तो संघ सूची के अंतर्गत आती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम बहुत पूछाते हैं। तो जितना इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वही मैं यहां पर लिखा रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बिल्कुल आगे की ओर, बिल्कुल ये छोड़ देंगे सारा की सारा, बाकी वाल हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, अब सिंपल कहां जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में। अब जो हमारा जनगणना नियमित है ना, जनगणना नियंत्रण की, जो जनगणना नियंत्रण है उसकी समयावधि कहां रखी गई है, समयावधि कितनी रखी गई है, 2011 की मैं बात करूं, 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या को नियंत्रण करने की समयावधि, नियंत्रित
करने की समयावधि, नियंत्रण होगा। कौन सा होगा? नियंत्रण, मतलब रोकना, है ना, नियंत्रण होगा, नियंत्रित नहीं होगा, नियंत्रण। नियंत्रण करने की समय अवधि, समय अवधि कितनी आप हो गए? यह है तुम्हारी 2045। कितनी? 2045 तक। 2045 जो आने वाली है, वहां तक क्या है? 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत की जनगणना को नियंत्रण करना, मतलब वहीं पर रोक देना, उसकी जनगणना ज्यादा नहीं बढ़ने देना है ना। भारत की जनगणना ज्यादा नहीं बढ़ने देना है हमें। यह किसमें कहा गया है? तो आप कहोगे 2045 तक हमें रोकना है, 2045 तक में रोकना है भारत की जनसंख्या के लिए, वरना जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा और भुखमरी फैल जाएगी, ज्यादा लोग हो जाएंगे यहां पर, तो है ना। तो भारत की जनगणना को नियंत्रण करने का अगर पूछ ले समय अवधि कितनी है, तो आप कहोगे 2045 है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्योंकि हमारे यहाँ की जनगणना पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, चाइना को पीछे करने वाली है। तो आपको यह भी याद करना पड़ेगा 2045 तक नियंत्रण करने की समय अवधि रखी गई है कि 2045 तक अपनी जनगणना को हम वहीं पर कंट्रोल कर लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है ना। अब आते हैं आगे की ओर, जो इंपोर्टेंट्स है वही आपको यहां पर देखेंगे। ठीक है, विभाजन वर्ष की संज्ञा किसको दी गई है? विभाजन वर्ष, विभाजन वर्ष की संज्ञा, विभाजन वर्ष की संज्ञा किस जनसंख्या वर्ष को दी गई है? किस जनसंख्या, किस जनगणना और को विभाजन वर्ष की संज्ञा किस जनगणना को दी गई है? किस जनगणना को दी गई है? विभाजन वर्ष क्या है ना। विभाजन वर्ष क्या है, पहले ये देखो। विभाजन वर्ष मैंने क्या लिखा? विभाजन वर्ष। विभाजन वर्ष की संज्ञा किस जनगणना को दी गई है? विभाजन वर्ष मतलब उसे कहते हैं, मतलब जो हमारी जनगणना इससे बराबर है। ठीक है ना। विभाजन वर्ष मतलब कम हो जाए। क्या होता है? अगर हमारी जनसंख्या हमारे देश में कम हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फायदा होगा ना होगा, हमें रोजगार ज्यादा मिलेंगे। तो एक जनगणना ऐसी रही, एक जनगणना अब तक की ऐसी रही जिसमें जनसंख्या बढ़ी नहीं, जनसंख्या कम हुई। क्या हुई? जनसंख्या कम हुई, तो उसको कहते हैं विभाजन वर्ष। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, विभाजन वर्ष मतलब जनसंख्या कम होना, है ना। यहां पर जनसंख्या कम होना। एक साल आई, है ना, एक जनगणना हमारी आंकी गई जिसमें क्या हुई? जनसंख्या वृद्धि ना होकर क्या हुई? कमी हुई। तो उसे क्या कहते हैं? विभाजन वर्ष कहते हैं। एक ही जनगणना थी, इसलिए पूछा आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? हाँ, ये कौन सी थी? तो ये आती है 1921। कौन सी? 1921 में, 1921वीं जनगणना। एक 1921 में जनगणना हुई थी, जिसमें क्या हुई थी? जिसमें वृद्धि ना होकर क्या हुई थी? कमी हुई थी जनसंख्या में। तो उसे क्या कहते हैं? विभाजन वर्ष कहते हैं। मैंने लिख दिया जनसंख्या कम होना, विभाजन वर्ष कहलाता है। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट पॉइंट को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है? घातीय, है ना, घातीय वृद्धि दर। घातीय वृद्धि दर किस जनगणना को कहा जाता है? यहां पर क्या देखो, घातीय वृद्धि दर। घातीय मतलब घात, किसी को घात पहुंचाना, हमला करना। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा लोग होंगे, और ज्यादा लोग समझ लो कि जनसंख्या ज्यादा हो। घातीय मतलब ऐसा हो गया कि घात के कगार पर पहुंच गई है, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ी एकदम। इतनी जनसंख्या हमें देखने को मिली, इतनी थी, यहां पर थी, और एकदम जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी, उसे कहेंगे घातीय वृद्धि। कौन सी? घातीय वृद्धि मतलब बहुत तेजी संख्या का बढ़ना, घातीय वृद्धि कहलाएगा। तो यहां पर बात कहते हैं घातीय वृद्धि दर किस जनगणना को कहा जाता है? तो एक जनगणना आई थी। कौन सी? एक जनगणना हुई थी जो होती है 61 से 71। कौन सी? 1961 से 71
इस जनगणना के अनुसार, इस जनगणना में इतनी तेजी से वृद्धि देखी गई, इतनी तेजी से वृद्धि देखी गई, इसीलिए अब तक की जनगणना के अनुसार, अब तक की जनगणना के अनुसार, इस जनगणना के अनुसार 1961 में 1971 तक इसमें इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी, जिसे घातीय वृद्धि दर कहा गया, और ये अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें आकी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, इसे क्या कहेंगे, घातीय वृद्धि दर, ठीक है ना। तो घातीय वृद्धि दर किस जनगणना को कहा जाता है, तो आप हो गए 1961 और 1971 की जनगणना को घातीय वृद्धि दर कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल याद रहेगा, ऐसे ही याद करना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना ही हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अब देखेंगे टॉपिक में, है ना। अब देखते हैं टॉपिक 2011 की जनगणना, अब यहां पर डालेंगे। अब तक तो हमने फैक्ट्स देखे, जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं और पूछे आते हैं एग्जाम में। कितने फैक्ट्स हैं, ज्यादा ज्यादा 10 फैक्ट हैं। 10 फैक्ट तो आपको याद करने पड़ेंगे भी, कुछ मैंने याद करा दिए 1-2, और बाकी 1-2 आप याद कर लो, है ना, हो जाएगा। 10 फैक्ट तो है, 10 फैक्ट आराम से याद कर सकते हो आप। अब बढ़ते हैं किसकी, भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अंतर्गत, भारत की, नया पेज खोलते हैं, ठीक है, नया पेज खोलते हैं अभी। अब यहां से हमारी स्टार्ट होगी भारत की 2011 की जनगणना। अब तक तो हमने उसका बेसिक पढ़ा, अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 2011 में भारत की जनगणना कितनी थी, है ना, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो आपको भारत की जनसंख्या जो हो जाती है वो 121 करोड़ 5 लाख, वो 8 लाख, 121 करोड़ 8,54,977। ये इतना बहुत टफ है, हो सकता है ना। 121 करोड़ 8,54,977, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो बात करेंगे 121 करोड़ 8,54,977 आपकी जनसंख्या। इसको याद कर लेना, एक बार एग्जाम में पूछी गई है आपके ये जनसंख्या, सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ डिक्टो क्वेश्चन मिला था, तो आपको इसको देख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। तो भारत की जनसंख्या आप ऐसे याद करो, 125 करोड़ पढ़ते हैं, 125 करोड़, मोदी जी हर बार कहते हैं कि 125 करोड़ जनसंख्या, 125 करोड़ जनसंख्या, आप 121 करोड़ याद कर लो उसके लिए, 121 करोड़, ठीक है ना। 121 करोड़ 8,54,977, 121 करोड़ 8,54,977। इसे एक बार लिख लेना अपने हाथ पर, अपने हाथ पर लिख लेना, जब खाली हो 3 से 4 बार, 3 से 4 बार रट लो, पूरे दिन याद हो जाएगी, ठीक है ना। चलो तो बात करें 121 करोड़ 8,54,977 हो जाती है, ठीक है ना, किसकी, ये आती है भारत की जनसंख्या, ठीक है ना। चलो अगर बात करें विश्व में 17 पॉइंट, हाँ, अगर विश्व की बात करते हैं, विश्व में भारत की जनसंख्या कितनी है, सॉरी भारत की जनसंख्या, है ना, विश्व में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अगर वो पूछ ले एग्जामिनर, सिंपल पूछेगा, एक पूछेगा सिंपल की भारत की जनसंख्या कितनी, आपको 121 करोड़ 8,54,977, मुझे तो याद हो गई भाई, आप भी याद कर लो, 121 करोड़ 8,54,977, ठीक है ना। चलो और बात करते हैं विश्व में भारत की जनसंख्या का परसेंटेज पूछ ले, तब आप क्या कहोगे, भाई एक बार वो आने वाला है जो पूरे विश्व पर भारत क्या मारेगा, जनसंख्या के अनुसार एक तमाचा मारेगा। तो तमाचा को आप थप्पड़ बना लो, क्या बना लो, थप्पड़, 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 थप माने 8 बना देना और पड़ माने 5 बना देना। तो 8 और 5 लिखो पहले, तो क्या लिखो 8 और 5, 8 5 में एक पहले, इसको 8 को 2 भागों में तोड़ दो, 8 को 2 भागों में तोड़ देना, बस आंसर जाएगा तुम्हारा कौन सा, तो 8 को पहले 1 लिख देना, फिर 7 लेकर दोनों जोड़ेंगे 8 आ जाएंगे, बस कितना आ गया। तो आपको परसेंटेज जो आ जाएगा, परसेंटेज कितना हो जाएगा, 17.5% है। अगर हम विश्व की बात करें, विश्व में हमारी जनसंख्या कितनी है परसेंटेज के हिसाब से, तो 17.5% है। मैं इसे सिंपल लिख देता हूं, उल्टा लिखा हुआ है,
कितनी है? तो आप कहोगे थप्पड़ मारा तो 17.5%। कितना? 17.5% क्या है? हमारे भारत की जनसंख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डिक्टो क्वेश्चन पूछे आते हैं दोनों की दोनों, डिक्टो ऐसे रखे हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये, ठीक है ना। ज्यादा नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट सब वही आपके एग्जाम के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। 17.5 121 करोड़ 8,54,977, ठीक है, दोनों याद करेंगे भी। आगे की बात करते हैं। अब देखेंगे इसमें महिला कितनी है। बात करें, ये जो 121 करोड़ हैं, इसमें महिला वैसे नहीं पूछेगा, आपसे परसेंटेज पूछेगा। क्या पूछेगा? परसेंटेज, कि महिला का परसेंटेज, महिला का, सॉरी पहले पुरुष का लिखेंगे, पहले पुरुष का, ठीक है ना। पहले पुरुष का परसेंटेज, पुरुष का परसेंटेज पूछ लेता है, और पूछेगा तो महिला का परसेंटेज, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो पुरुष का परसेंटेज कितना यहां लिखेंगे और महिला का परसेंटेज यहां लिख लेंगे। एक का याद हो तो 100 में से घटा देंगे, दूसरा भी याद हो जाएगा। एक का याद हो तो 100 में से घटा देंगे, दूसरा भी याद हो जाएगा। तो आप कहोगे ये कितना होता है? %51.47। कितना? 51.47% क्या है? पुरुष हैं। 51.47% पुरुष हैं। बस एक याद करना है, 100 में से घटा देंगे तो महिलाएं भी ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है ना। तो महिलाएं कितनी है? 48.53, घटाएंगे तो आएगा कितना? 48.53। 48.53% कौन है? महिलाएं, ठीक है ना। पुरुष, पुरुष कैसे याद करोगे? देखो, पुरुष जनसंख्या याद करें तो आपको पुरुष, पुरुष यहां पर पुरुष में 5 पहले आएगा और 7 बाद में आएगा। शा से 7, शा से 7 और पा से 5, ठीक है ना। आराम से याद रहेगा। देखो, 5 से 5 और 7 से 7, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले 5 आया, 5 आ गया भाई, बाद में 7 आया तो 7 आ गया भाई, है ना। तो 51.47% आराम से आपको याद रहेगा, ठीक है भाई। ऐसे आपको याद करना है ये। तो 51.47% पुरुष पूछ ले तो आप नाम में ही देख लेना, 5 से 5 और 7 से 7, तो 5 पहले आएगा, 7 बाद में आएगा, ठीक है ना। तो 51.47% क्या हो गए? पुरुष हो गए, है ना। और बाकी बच जाती हैं 48.53, कौन है? महिला हो जाती हैं, ठीक है, महिला हो जाती हैं। अब मैं इसका भी बना दे रहा हूं, इसका भी ट्रिक बना लो। देखो, महिला में महिला आप कैसे लिखोगे? यहां लिख रहा हूं महिला, ठीक है, यहां महिला, इसका भी ट्रिक बना लो। देखो, महिला की बात करें, ला कैसा है? ला कहोगे आप 3 के आकार का है ला, लास्ट में देखेंगे तो ला कैसा? 3 के आकार का। और महिला में मां देखोगे तो मां कैसा है? ऐसा है। अगर मैं सिर्फ घुंडी हटा दूं, अगर मैं सिर्फ घुंडी हटा दूं यहां से, सिर्फ घुंडी, तो आप कहोगे यहां पर क्या बनेगा? यहां पर 4 बनेगा। क्या बनेगा? 4। तो सबसे पहले आएगा 4, लास्ट में आएगा 3। देखो यहां पर देखो, सबसे पहले 4, लास्ट में 3। दोनों याद हो गए ना? दोनों याद है। देखो, याद करना कुछ नहीं है, बस ट्रिक देखना है, बस आंसर। मैंने कहा ना, ज्यादा मैं याद कराऊंगा, कुछ ही आपको याद कराने को दूंगा, ठीक है ना। तो वही याद करना है जो मैंने छोड़े हैं आपके लिए। तो ये तो हमारे दोनों की दोनों याद हो गए। अगर पुरुष पूछेगा तो 5 पहले 7 बाद में, तो 51.47%। अगर महिला पूछ लेगा तो 4 पहले और 3 बाद में, 48.53%। दोनों याद हो गए, आराम से याद रहेंगे, ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब तक हमने पुरुष और महिला देखे भारत के अंतर्गत। अब हम क्या देखेंगे? अब हम थोड़ा आगे जाते हैं, ठीक है, जो इंपोर्टेंट है वही देखेंगे। तो जनसंख्या घनत्व लिखेंगे, ठीक है। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, 2011 जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व बताओ। फिर यही 2011 चल ही रहा है हमारा, है ना। ये 2011 लिखने को जो होती है, इतनी लंबा लिखे, है ना। 2011 जनगणना तो पढ़ ही रहे हैं हम, 2011 की जनगणना तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। इसको लिखने को कोई फायदा नहीं, खाली टाइम बर्बाद करना है। तो बात करेंगे
2011 में लिखूंगा बस, ठीक है। 2011 जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व बताओ कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद 2011 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात भारत का लिंगानुपात कितना था, है ना, ये वाला। और कौन सा पूछता है एग्जामिनर, एक तो हो गया जनसंख्या घनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, ठीक है ना। एक शिशु लिंगानुपात भी लिखो, शिशु 2011 में ही शिशु लिंगानुपात। मैं सोच रहा हूं कि 15 दिन में पूरा आपका स्टेट जीके जो भी है इंपोर्टेंट सारे खत्म करा दें, ठीक है ना। लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, इसको भी यही लिख लेना है, ठीक है। अभी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी, ठीक है ना। हाँ जी, और कौन सा होता है, नहीं साक्षरता कुछ छोड़ो, वो कुछ नहीं आएगा। जनसंख्या घनत्व हो गया, ठीक है ना, और लिंगानुपात हो गया, और शिशु लिंगानुपात हो गया, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इतना, ये 3 तो क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, कितने 3 क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछता है कि ये बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है ना। या पूछेगा आपसे 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था, या 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, है ना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगर मैं बात करूं जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। मैं सिंपल यही लिखूंगा, हिंदी लिखता हूं, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये क्या था, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। अभी इसको देखेंगे, याद करेंगे अभी हम। बात क्या 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था, है ना, लिंगानुपात कितना था, तो आप कहोगे 943। कैसा था, 943। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 918, कितना, 918। अब देखो याद कैसे करेंगे, है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व की बात करें, घनत्व, तो यहां देखो मैंने यहां पे ट्रिक बनाई, तेरे ब्यासी, है ना, तेरे ब्याह में, क्या, तेरे ब्याह में। अब किसी का ब्याह होगा, है ना, किसी का ब्याह होगा तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, है ना, बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी इकट्ठी एक जगह, बहुत भर जाएगी, है ना। और जैसा लगेगा कि बहुत घनत्व है हमारे भारत में, हमारे भारत में घन मतलब क्या होता है, घनत्व मतलब पास पास, क्या, पास पास, है ना। तो भाई होता है घनत्व। तो आप कहोगे तेरे ब्याह में, ब्यासी मतलब आप पढ़ो ब्यासी, ब्यासी पढ़ो, ब्यासी ब्यासी ब्याह, ब्याह की बात हो रही है, ब्यासी ऐसे पढ़ो, ब्यासी 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 ब्यासी। तो तेरे ब्यासी, तेरे ब्याह में, तेरे ब्याह में क्या देखा मैंने, बहुत लोग देखे, इतने लोग आए थे, ऐसा लग रहा था कि यहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत है भारत में, है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर लेना इसके लिए, तेरे 82 मतलब 382। तो बात करें यहां पर 2011 की जनगणना का घनत्व कितना है, तो आप कहोगे 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, आपको बिल्कुल याद रहेगा। फिर बात करें यहां पर 2011 में लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, 943। कितना लिंगानुपात मतलब 1000 कितनी है, 1000 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं 943 महिलाएं, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, तो आप कहोगे 943 है, 943। तो इसको ऐसा करें, महिलाएं, है ना। एक काम करो बस इसको याद कर लेना, ठीक है, इसको आप याद करा, नीचे वाला याद करा दे रहा हूं आपके लिए, नीचे वाला मैं याद करा दे रहा हूं, ठीक है ना। 943 याद कर लेना इसको, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। इसकी ट्रिक थोड़ी सही नहीं है ना, थोड़ी सही नहीं है, आप बना लेना इसका, ठीक है। ऐसा कर लो, ये 3 है ना, 3 एल देखो, ला कैसे दिख रहा है, ला 3 क्या आकार का दिख रहा है, तो 3 आप लास्ट में देख लेना, 3 लास्ट में, ठीक है ना। 3 के बाद 4 कर देना एक जोड़कर, और 3 का स्क्वायर कर देना, 9 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लेना चाहिए आप इसके लिए। तो कितना होता है भैया, 1000 हटा दे रहा हूं, वरना कंफ्यूज आओगे आप, इसको 1000 को हटा दो, ठीक है ना।
प्रत्येक कितने, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 343 महिलाएं हैं। आपको ये याद करना पड़ेगा। अब पुरुष की बात करेगा, शिशु लिंग अनुपात, शिशु माने बच्चा, और बच्चा कब तक रहता है, जब तक शादी नहीं होती, 18 वर्ष तक उसकी शादी नहीं होती। तो ऐसा याद कर लो, 918 याद हो जाएगा, है ना। अगर पूछ ले शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो आप कहोगे 18 वर्ष तक बच्चे की शादी नहीं होती, तो वो क्या हो जाएगा, 918 उसका लिंग अनुपात हो गया। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं कहां पर, आगे की ओर। ये हमारा 3 हो गया, तीनों को याद करना पड़ेगा यहां पर। अब ज्यादा नहीं देखेंगे यहां पर, बिल्कुल कहां देखेंगे, साक्षरता के अनुसार चलते हैं, क्योंकि साक्षरता से क्वेश्चन बनता है। कहां पर, साक्षरता। साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इनको और इस साक्षरता को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये तो 100% छपने वाला क्वेश्चन है। कैसा छपने वाला क्वेश्चन, अभी देखो 19 वाले में क्वेश्चन छपा था, 19 वाले में साक्षरता से क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है आपके लिए। अगर बात कर ले भारत की साक्षरता, 2011 की ही बात है, किसकी, 2011 की बात, 2011 की बात करें, भारत की साक्षरता, अगर मैं भारत की साक्षरता की बात करूं, ये क्वेश्चन एक बनेगा। अब यहीं पर 2011 जो तो होगी इस भारत की साक्षरता के बारे में, अब पूछेगा इसके अंदर भी कि 2011 के अनुसार पुरुष की साक्षरता कितनी होगी। ये तो भारत की साक्षरता हो गई। साक्षरता मतलब क्या होता है, साक्षरता मतलब होता है पढ़ा लिखा होना, पढ़े लिखा होना, पढ़े लिखे, पढ़े लिखे होना, पढ़े लिखे होना। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे होना। तो बात करेंगे 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता परसेंटेज पूछेगा सब, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता कितनी है, और क्या पूछेगा 2011 के अनुसार महिला साक्षरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3, ये 3 इतने इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में समझ लो छपते ही छपते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तो हमने राज्य में नहीं गए, अभी हम राज्यों को देखेंगे ना कि कहां पर लिंग अनुपात ज्यादा है, कहां पर कम है, ठीक है ना। तो पहले इनको देखकर जो डिक्टो क्वेश्चन वैसे छपते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे आप एक शिक्षित व्यक्ति हो, आप आर्मी में जा रहे हो, आप आर्मी में जा रहे हो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, है ना, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कैसे खड़े होगे, आप कहोगे बिल्कुल ऐसे, है ना, बिल्कुल सीधे। जनरल कर्नल कहेगा क्या कहेगा, सावधान, तो बिल्कुल सावधान, इस प्रकार से खड़े हो जाओगे बिल्कुल। तो इससे मैं क्या कहूंगा, इससे कहूंगा बिल्कुल सतर्क खड़े हो जाओ, वो कहेगा बिल्कुल सतर्क खड़े हो जाओ, बिल्कुल सतर्क, आप पढ़े लिखे हो, बिल्कुल 70 खड़े हो जाओ। 70 मतलब 7 और 3 की बात की मैंने, किसकी बात की, 7 और 3 की बात की। तो 73%, कितना, 73%। पढ़े लिखे आप हो तो कैसे खड़े होंगे, आप होंगे बिल्कुल सावधान की मुद्रा में, बिल्कुल 70 खड़े होंगे भाई, ना इधर हिलेंगे ना इधर, क्योंकि कर्नल का आदेश होगा वहां पर, ठीक है ना। तो आप पढ़े लिखे हो तभी उसको फॉलो कर पाओगे। तो साक्षरता की बात करेंगे तो साक्षरता हो गई 70, मतलब 70 खड़े होना, पढ़े लिखे आप होना, तो 73% आपकी क्या होगी, साक्षरता होगी, ठीक है ना। आराम से इसको याद कर लेंगे कि भारत में साक्षरता कितनी होती है, तो 73% होती है साक्षरता। अब बात करो जब आप 70 खड़े हो गए, बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार से सीधे खड़े हो गए सावधान की मुद्रा में, है ना, तो आपसे वो क्या कहेगा, आप पुरुष हो, मगर महिलाएं चुगलखोर होती थोड़ी सी, मतलब वो कहना ना, मतलब वो थोड़ी सी जो होती हैं लड़कियां होती हैं, वो थोड़ी बहुत ऐबदारी कर लेती हैं, है ना, ऐसा समझ लो। मगर लड़के जो होते हैं डर के वैसे नहीं कर पाते, है ना, लड़कियां कर देती हैं चुगलखोरी, ठीक है। चलो तो बात करते हैं हम ऐसे खड़े हैं, तो कर्नल ने कहा भाई आप बहुत अच्छे हो, है ना, आप बहुत अच्छे हो, पुरुषों से कहेगा, आप लड़के हैं जितने उनसे कहेगा भी आप बहुत अच्छे हो, बिल्कुल सही खड़े हो, है ना, बिल्कुल सही खड़े हो। तो 80, कितना, 80, अच्छी मतलब आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो मतलब अच्छी हो, अच्छी, 80, अच्छी, 80, तो 80.9% याद कर लेना, कितना, 80.9%।
तो पुरुष कैसे होंगे? अच्छे होंगे। अच्छे मतलब 80, ठीक है ना, ऐसे याद कर लोगे। तो 80.9% क्या हो गए? पुरुष साक्षरता हो गई। अब महिला की बात करें, महिला कितनी है? तो आपको महिला हो जाएगी 64.6%। कितनी? 64.6%। 64.6%। अब महिलाओं का कर्नल क्या कहेगा? महिलाएं तो याददारी कर रही थी, है ना, मतलब कह सकते हैं लड़कियां याददारी कर रही थी, तो परेड में सीधी नहीं खड़ी थी, है ना, वो साक्षरता कम थी। आपको पता है लड़कियां साक्षरता कम होती हैं, लड़के ज्यादा होते हैं, तो ऐसा याद कर लो आप। मतलब छोड़ो चलो छोड़ो, है ना, महिलाओं की साक्षरता कैसे याद करेंगे? छोड़ो छोड़ो चलो छोड़ो, 6 से 4, 6 से 6, चलो से 4 और छोड़ो से 6। ये महिलाएं हैं, इनको छोड़ो, है ना, ये कम पढ़ी लिखी हैं। तो छोड़ो चलो छोड़ो, है ना, क्या हो जाएगा? 64.6%। और ये बच्चे तो अच्छे हैं, अच्छे से 80.9%। और कैसे खड़े हैं? बिल्कुल 70 खड़े हैं, जैसे हमने कहा था सावधान की मुद्रा में। तो 73%, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। आराम से याद हो गई सारी की सारी। तो ध्यान रखना, भारत की साक्षरता 73%, पुरुष साक्षरता पूछ लेगा 80.9%, और महिला साक्षरता पूछ लेगा तो 64.6%, ठीक है ना। छोड़ना बिल्कुल नहीं है एक भी क्वेश्चन। और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट सकता है, इसलिए मैं इसकी ट्रिक बनाई थी मैंने कि आपको याद करा के जाऊं इसके लिए, ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं। अब हमारा साक्षरता के बारे में हो गया, है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले की ओर, जहां से क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े से पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे गांव, शहर, राज्यों के बारे में। जितना हमारा परसेंटेज की वैल्यू थी वो हमने देख ली, जितना परसेंटेज की वैल्यू थी वो हमने अभी SC ST की ओर रहेगी है। रुको, SC ST की ओर रहेगी, इसको भी देख लो, है ना, SC ST वाली, SC ST भारत में SC ST का परसेंटेज और रह गया, उसको भी देख लो, ठीक है ना। 2011 के अनुसार SC परसेंटेज, कौन सा? SC की, SC में जानते हो, SC OBC ये सभी लोग जानते हैं ना। तो भाई SC की प्रतिशत भारत में जो SC है वो कितने परसेंटेज है 2011 की जनगणना के अनुसार। और कौन सा होता है? ST होता है एक। 2011 के अनुसार ST की प्रतिशत परसेंटेज पूछ लेता है कि ये कितने थे 2011 के अनुसार। मैं इसकी याद आपको नहीं कर, मैं इसको याद कराऊंगा, आपको रटाऊंगा नहीं कि आप इसको रटो, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको यहां पर, ठीक है ना। तो बात करें यहां पर SC, S से कितना? ये S है, तो S से 6 बना दो, 6 से 6, और C से बना दो 7, C से 7, रुकेगा 1 मिनट ओनली। हाँ ठीक है ना, मैंने उल्टा कर दिया, रुकेगा, उल्टा कर दिया ट्रिक में हमने। ये हो जाएगा S से 7, क्या हो जाएगा? S से 7 होगा भाई, S से 7, C से 6 बनेगा ना, S से 7 और C से 6, ठीक है ना, इस प्रकार से बनाना है, S से 7 और C से 6, ठीक है ना, ऐसे बनाना। देखो S से 7 और C से 6, तो आपको 7 जो मैंने लिखा है उसको 1 पॉइंट में तोड़ देना है, सॉरी 1 पॉइंट नहीं, मैं भी क्या कर रहा हूं, पॉइंट नहीं, मतलब इसको 1.6 लिख देना है, दोनों को जोड़ के 7 आएगा, और अलग अलग कर देंगे तो 1.6, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखना है 7 के लिए। और जो 6 वाला है पॉइंट लगाना है, 6 इधर कर देना है, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से याद करना आप किसको? S से 7 और C से 6। तो मैंने 7 को 1 और 6 में लिख दिया, ठीक है, 1 पहले आप लिख दिया, 6 बाद में, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। और 6 को मैंने 6 लिख दिया पॉइंट लगाकर, और परसेंटेज लिख दिया। तो ये हमारी हो गई किसकी? ये होगी हमारी SC की परसेंटेज 2011 के अनुसार भारत में, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी? 2011 की जनगणना के अनुसार ST की बात कर लेते हैं। किसकी? ST की। टाइम कितना हो गया भाई? चलो किसकी? ST की। मैं हो सकता है फटाफट निपटाऊंगा इसके लिए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बात करते हैं 2011 में ST, S और T, ठीक है ना। तो इसे आप कैसे करो? S को इधर पहुंचा दो, T को इधर ले आओ, ठीक है ना। T से कर लेना है 8, T आ रहा है 8, T से 8 कर लो, C से 6 कर लो,
पॉइंट बीच में लगा दो तो यहां पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8.6% क्या है, एसटी। ये अपनी हो गई कौन सी, ये हो गई एससी और ये हो गई एसटी परसेंटेज, ठीक है ना, आराम से याद होगा। देखो इसको चेंज करना है, एस टी से 8 बन गया, टी से 8 और सी एस से 6, एस से 6, टी से 8, तो कितना हो गया 8.6% क्या हो गई, ये अपनी हो चुकी है कौन सी, तो आप कहोगे ये हो गई एसटी परसेंटेज। कौन सा, एसटी परसेंटेज। एसटी मतलब क्या होती है, जो जनजाति होती है, जनजाति, जनजाति जो मुर्मू है, मुर्मू, मुर्मू यहीं से बिलोंग करती है, एसटी से, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू कहां से बिलोंग करती हैं, एसटी से ही बिलोंग करती हैं, तो उनकी जाति की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 8.6% है भारत के अंतर्गत, ठीक है ना, वो हो गई एसटी हमारी। तो ऐसे याद करना है, इस प्रकार से क्रॉस मल्टी कर लेना, एसटी टी से 8 बन जाएगा, सी से 6, तो 8.6% क्या हो गई, एसटी जनजाति हो गई, ठीक है ना। और मुर्मू जनजाति जो वनों में निवास करती है, किसमें, वनों में निवास करती है, उसे एसटी कहते हैं, और एससी तो आप लोग जानते ही हो, है ना। चलो अब बात करते हैं, अब ये हमारा परसेंटेज सारा खत्म हो गया इसका, ठीक है ना। अब हम देखेंगे राज्यों के बारे में कि शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, आज मैं पूरा खत्म करूंगा, थोड़ा टाइम ऊपर निकल जाए उससे कुछ नहीं है, ठीक है, इसको खत्म करूंगा पूरा मैं। तो आप कहोगे शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, और बात करते हैं शहरी क्षेत्र में न्यूनतम और ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम, क्योंकि अपने यहां से बिलोंग करते हैं इसलिए क्वेश्चन लिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, ये शहरी और ग्रामीण की बात हो रही है, ठीक है ना, ये शहरी हो गया, ग्रामीण हो गया। अधिकतम पूछेगा तो भी आपको बता दूंगा कि अधिकतम कहां पर है, शहरी क्षेत्र में अधिकतम साक्षरता वाला, वो मैं भी लिखूंगा बाद में, ठीक है, पहले इसको लिख लो। उसके बाद शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य हो गया, और ग्रामीण क्षेत्र में भी हो गया, और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला, ग्रामीण तथा शहरी, शहरी क्षेत्र में अधिकतम साक्षरता वाला राज्य। अब देखो यहां पर, और आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लो 5 स्टार में, यहां पर लगा दे रहा हूं 5 स्टार, ठीक है ना, 5 स्टार, ये देखो मैंने लगा दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी प्रकार से किसका, पूर्ण रूप से साक्षर घोषित राज्य, पूर्ण रूप से भारत में पूर्ण रूप से साक्षर साक्षरता बात भैया ध्यान रखना, साक्षर होने वाला पहला राज्य। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और आपके एग्जाम में उठाकर अभी देखो 19 वाला, ये क्वेश्चन यहां से आया था, ये क्वेश्चन यहां से आया था अभी साक्षरता वाला 19 में, तो मिस ना करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या से एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर पक्के होंगे, ओनली जरा सी वीडियो है, इसका पीपीटी लिख लेना, पीपीटी को याद करना बहुत जरूरी जनसंख्या से, ठीक है ना, एक क्वेश्चन डिक्टो छपेगा, ध्यान रखना। तो शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम, वो भी शहर की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है यूपी में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यूपी में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोग गांव से कहां आते हैं, गांव से शहरों में आते हैं काम करने के लिए,
और शहरों में काम करने को आते हैं, शहरों में ज्यादा काम मिल जाता है और वहीं पर रुक जाते हैं। और वो कैसे होते हैं? अनपढ़ होते हैं। अनपढ़ होते हैं, थोड़ी सी गृहस्थी बनाई और वहीं पर रहना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी रोजी रोटी संभालते हैं। फिर उसके बच्चे, उनके बेटे भी क्या होते हैं, यही काम करने लगते हैं। उनके पड़ोसी होते हैं, वो भी आ जाते हैं गांव में, शहर में ही। तो उस प्रकार से शहर की परवरिश समझना कि इस प्रकार से वहां पर साक्षरता, पढ़े लिखे बहुत कम हो जाते हैं। कहां पर? यूपी में। जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां के पढ़े लिखे कम होंगे। तो यूपी की जनसंख्या सबसे कम है, तो यूपी के पढ़े लिखे कैसे होंगे? शहर के लोग सबसे कम होंगे भाई। तो आप कहोगे शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे यूपी है, उत्तर प्रदेश है। हाँ जी, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो गया? फिर अपना उत्तर प्रदेश हो चुका है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। बहुत पिछड़ा है ना। चलो, तो ये तो अपना याद हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। ग्रामीण क्षेत्र में अब देखो, हमारे गांव के लोग तो वो तो शहर आ गए, तो गांव में कौन बचे? फिर अच्छे अच्छे लोग बचे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। तो ये तो फिर होगा नहीं। अब कौन सा होगा? अब पहुंच जाओ अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? नहीं, अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आप यहां पर लिखो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कैसे याद करोगे? क्योंकि आंध्र प्रदेश कहां पर है? ये नीची ओर है। कहां पर? नीचे। भारत के नक्शा होता है, आंध्र प्रदेश कहां पर है? नीचे की ओर है। तेलंगाना इससे अलग हुआ था। तेलंगाना अलग हुआ, पहले आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था, है ना। अब अलग अलग हो गए हैं, तो अपना डेवलप कर रहे हैं। और वो कैसे हैं? वो एक कह सकते हैं ग्रामीण इलाके हैं। कैसे हैं? ग्रामीण इलाके ज्यादा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है ना। तो आपको ग्रामीण इलाका अरुणाचल, सॉरी, आंध्र प्रदेश मिक्स में, आंध्र प्रदेश में ग्रामीण इलाका सबसे ज्यादा है। तो वहां पर जो आपको देखने को मिलेगी ग्रामीण साक्षरता सबसे कम देखने को मिलेगी। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ऐसे याद कर लेना कि वहां पर डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा था, लोग बहुत गांव में बहुत कम पढ़े लिखे हो रहे थे। उन्होंने ऐसा किया कि तेलंगाना को अलग कर दो, अलग अलग सीएम बनेंगे तो अलग अलग देखभाल करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लेना कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में अधिकतम साक्षरता वाला राज्य केरल है। कौन सा है? केरल। ये सबसे, ऐसा क्वेश्चन पूछे तब भी आपको केरल लगाना है। कौन सा? केरल। कि ग्रामीण शहरी क्षेत्र में अधिकतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। और पूछ रहे भारत में पूर्ण रूप से साक्षरता होने वाला राज्य कौन सा है? तब भी आप कहोगे पहला राज्य केरल। कौन सा? केरल। केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। साक्षरता से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। चलो अब बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है ना, अब हम आगे की ओर चलते हैं। मतलब वो तो आगे देखेंगे। ठीक है ना। चलो, सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या, ये तो मैंने पढ़ा रखी है, मगर यहां पर जनसंख्या की बात आई तो लिखना पड़ेगी, है ना। 2011 के अनुसार ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? ठीक है ना। और कम जनसंख्या कहां पर है? पता है ना सभी को। ये तो ज्यादा कहां पर है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। कम कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है ना। कहां पर है? आपको उत्तर प्रदेश में है। सोलह 16.51% हो सके तो इसको याद कर लेना। ठीक है ना। चलो, तो ज्यादा कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और कम कहां पर है? तो कम कहोगे सिक्किम में है। कहां पर? सिक्किम में। ये तो हमने पढ़ रखे हैं सारे के सारे, मगर यहां पर लिखा दे रहा हूं जो कि रिवाइज आपको देखने को मिल जाए यहां पर। ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया ये वाला। अब बढ़ते हैं आगे। किसको? अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। हमने ज्यादा देख लिया, कम देख लिया। ठीक है ना। हमने क्या देखा? हमने देखा जनसंख्या के बारे में। सबसे ज्यादा जनसंख्या लिखना चाहिए थी भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या। रुकिएगा 1 मिनट। जनसंख्या, जनसंख्या के मामले में हम देखा कौन सा? कम और ज्यादा। क्या देखा हमने? एक तो देखा ज्यादा और एक हमने क्या देखा? कम राज्य। ठीक है, एक एक देखेंगे, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो,
2011 की ही बात होगी, ठीक है। 2011 में क्या चीज, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व ज्यादा कहां पर है और कम कहां पर है, और कम कहां पर है, ज्यादा कहां पर है और कम कहां पर है। तो मैंने कहा था ज्यादा कब होगा, जब ब्याह होगा। क्या होगा, जब ब्याह होगा, शादी होगी, और शादी होगी तो घनत्व क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा जनसंख्या का, बहुत लोग होंगे इकट्ठे। तो आप बिहार से बिहार याद रखना, ज्यादा कहां होगा, तो बिहार से बिहार। मैंने इसीलिए बिहार की ट्रिक बनाई थी आपके लिए, बिहार से बिहार, ठीक है ना। और सबसे कम हो कहां होगा, तो आप कहोगे सबसे कम होगा चाइना के बॉर्डर की ओर। कहां पर, चाइना के बॉर्डर की ओर। तो चाइना का बॉर्डर किधर, और पहाड़ी इलाका होगा, और पहाड़ी इलाका होगा। तो कहां पर, आप इधर चले जाओ बिल्कुल पूरब की ओर, बिल्कुल पूरब, बिल्कुल टॉप पर। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। आराम से देखो, मैप के अनुसार याद करते रहो। मैंने कहा ज्यादा जनसंख्या कहां होगी, बिहार में होगी, तो बिहार से बिहार, ठीक है ना। कम कहां होगी, कम चाइना के बॉर्डर की ओर, और जहां पर पहाड़ी इलाका होगा और एकांत में पड़ता होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल एकांत में कौन है, पल्ली साइड में पहुंच जाओ, बिल्कुल पूरब की ओर, है ना। इस प्रकार से ये भारत का नक्शा है, ये इस प्रकार से इस ओर की बात कर रहा हूं, इस ओर। तो यहां पर क्या पड़ता है, ये वाला राज्य, ये वाला राज्य आपको पड़ जाता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होती है, सबसे कम जनसंख्या वहां पर निवास का जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, मतलब कम नहीं है, जनसंख्या घनत्व, मतलब वहां पर दूर दूर लोग रहते हैं, दूर दूर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है इसलिए, ठीक है ना। तो आराम से ये भी आपको याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जनसंख्या घनत्व में देख लिया, अब हम देखेंगे लिंग अनुपात के बारे में। 2011 लिंग अनुपात, लिंगानुपात कितना है ना, लिंग अनुपात ज्यादा किस राज्य में है और कम किस राज्य में है, कम। लिंग अनुपात मतलब क्या होता है, 1000 महिलाओं पर, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, है ना, ये लिंग अनुपात होता है कितनी, 943 महिलाएं हैं अगर पूरा लिंग अनुपात की बात करें। मगर यहां पर लिंग अनुपात राज्य की बात करें, राज्य ज्यादा कहां पर है, कम कहां पर है, ज्यादा कहां पर है और कम कहां पर जाता है। अगर ज्यादा की बात करेंगे तो ज्यादा कहां पर होगा, तो आपको जहां पर पढ़े लिखे ज्यादा होंगे, जहां पर पढ़े लिखे ज्यादा होंगे वहां पर लिंग अनुपात कम होगा, जहां पर साक्षरता ज्यादा होगी वहां पर लिंग अनुपात कम होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा कि वहां के पढ़े लिखे हैं, ऑपरेशन करवा देंगे और लड़के को ही पैदा करेंगे। इस प्रकार से याद कर लो, है ना। ज्यादा कब होगा लिंग अनुपात, ज्यादा तब होगा क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं और वो ऑपरेशन करवा लेंगे, बेटे को ही पैदा करेंगे, है ना। तो पढ़े लिखे कहां के हैं, आप पढ़े लिखे हैं भी केरल के, कहां के, पढ़े लिखे हैं भी केरल के। तो केरल का लिंग अनुपात क्या होगा, आप कहोगे ज्यादा होगा, केरल का लिंग अनुपात ज्यादा होगा, वहां के पढ़े लिखे ऑपरेशन करवाएंगे, है ना, और लड़कियों को पैदा नहीं करेंगे, लड़के को ही पैदा करेंगे वो लोग, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से याद रहेगा कि लिंग अनुपात ज्यादा कहां का, केरल का, और कम कहां का। आपको बताए टॉप पर कौन जा रही हैं, बताओ भाई, आप बताओ इस समय लड़कियां टॉप पर कहां जा रही हैं, ओलंपिक गेम में कहां से निकल रही सबसे ज्यादा, ओलंपिक गेम में सबसे ज्यादा देखो, और जितने भी गेम हैं कहां की लड़कियां कहां के लड़के, सबसे ज्यादा लड़कियां 7 से ऊंचे सब कहां की हैं, कहां की आप पाओगे, हरियाणा, कहां की, हरियाणा। तो हरियाणा की लड़कियां बहुत निकल रही हैं, तो यहां का लिंग अनुपात क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहां के लड़कियों को बढ़ता दे रहे हैं। तो हरियाणा आपको इस प्रकार से याद करना है, कम कहां हो जाएगा, हरियाणा। ट्रिक के अनुसार देखो याद करते रहो, वैसे याद करोगे तो याद नहीं होंगे, सिंपल मेरे तरीका से याद करोगे तो बिल्कुल याद होंगे, है ना। कम ज्यादा कहां हो जाएगा, केरल में, और कम कहां हो जाएगा, हरियाणा में। आराम से याद रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, हमने लिंग अनुपात देख लिया, साक्षरता भी हमारी हो गई केरल और बिहार में, है ना। वन मिनट रुकेगा।
चलो भाई, अब कहां देखेंगे साक्षरता को। साक्षरता आपने अभी देखी थी, साक्षरता ज्यादा किसमें है, साक्षरता ज्यादा किस राज्य में है और कम किस राज्य में है ना। ज्यादा कहां पर है, तब केरल में, ये पढ़े लिखे कहां पर है था, तब वो केरल में है। कम कहां पर है, कम कहां पर है, आपको कहे बिहार में है। कहां पर, बिहार में। जो बिहारी लोग होते हैं बहुत कम पढ़ते हैं, है ना, मानते हैं पढ़ने लगे हैं अब, मगर वहां पर साक्षरता अब भी बहुत कम है, ठीक है ना। तो यहां पर बिहार हो जाएगा, कौन सा, बिहार हो जाएगा। ऐसा कर लो कि बिहार मतलब बिहार की बात होगी यहां पे लोग बिहार कर लेते हैं, पढ़ते नहीं है ना, कम ही उम्र में बिहार कर लेते हैं, पढ़ते नहीं है, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। इसके लिए तो आराम से याद रहेगा कि साक्षरता ज्यादा कहां हो जाएगी, केरल, और कम कहां हो जाएगी, बिहार में, ठीक है ना। चलो, साक्षरता भी हो गई, ग्रामीण वगैरह सब छोड़ो, ये कुछ नहीं आएगा ऐसा, ठीक है ना। अब अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं, किसकी, अनुसूचित जाति मतलब एससी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति ज्यादा कहां पर है, किस राज्य में है, और कम किस राज्य में है। बस ज्यादा कम इन्हीं को याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है बीच में, ठीक है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। अगर बात करें अनुसूचित जाति ज्यादा कहां पर है, अनुसूचित जाति ज्यादा कहां पर है, तो आप कहोगे जो एससी के लोग हैं वो सबसे ज्यादा की बात करें आप लोग, हाँ, ज्यादा की बात करें, ज्यादा कहां पर है, अनुसूचित जाति, तो ये पंजाब में बिलोंग करते हैं। कहां पर, पंजाब में। तो यहां पर आपको पंजाब लिखना है, क्या लिखना है, पंजाब लिखना है। पंजाब में बिलोंग ज्यादा करते हैं, ये पंजाब में बिलोंग ज्यादा करते हैं एससी वाले, ठीक है ना। एससी यहां पर लिख लो, एससी, ठीक है ना। और कम की बात करें, कम कहां करते हैं, कम, कम ही मत लिखो बिल्कुल, नहीं लिखो यहां पर, नहीं कहां करते हैं, क्योंकि नहीं ज्यादा पूछता है, कम तो ऐसा नहीं पूछता है, नहीं पूछता है कहां पर नहीं है, कहां पर नहीं है ये, है ना, कहां पर बिलोंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है यहां पर। तो कहां कहां पर ये नहीं है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ये जनजाति नहीं है। कहां पर, नागालैंड, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें बिलोंग नहीं करती है एससी जनजाति, ठीक है। पंजाब में ज्यादा है, ज्यादा मैंने कहा पंजाब में, और नहीं कहां पर है, नहीं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आपको एससी जनजाति देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यह करना है याद, ठीक है ना। बाकी मैंने ऊपर के याद करा दिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब भैया हमने एससी देख लिया, एसटी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी, फिर खत्म करते हैं क्लास के लिए। फिर बात करते हैं अगले कौन सा आएगा, अगले जाएगा एसटी। एसटी कितने परसेंट बताया ना, इधर 8 कर लो, इधर 6 कर लो, कितना आ गया 8.6%। टी से 8, सी से 6, एस से 6, है ना, टी से 8, एस से 6, कितने परसेंट एसटी भारत में, 8.6%। फिर बात करते हैं ज्यादा कहां पर एसटी, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, जिसमें द्रौपदी मुर्मू निवास, जिसके अंतर्गत द्रौपदी मुर्मू आती हैं, जनजाति, अनुसूचित जनजाति लिखो, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी अनुसूचित, कल मैं सुबह से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, हो सकता है कि सुबह 7 बजे मैं उठ जाऊं या 8 बजे, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तुरंत। कल से मैं ज्यादा पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, 2-3 घंटे, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे सिलेबस कराना है फटाफट। तो मैं कल 8 बजे उठूंगा, 1 घंटे क्लास लूंगा वहां पर, ठीक है ना। उसके बाद आपके सर आएंगे, वो आपको लेंगे किसकी, 9 बजे से जियोग्राफी की। उसके बाद मैं फिर स्टार्ट हो जाऊंगा दोबारा, कितने, 10 बजे से, 10 बजे से 12 बजे तक दोबारा फिर स्टार्ट होऊंगा, ठीक है ना। चिंता बिल्कुल ना करें, पूरा सिलेबस कराऊंगा 20 दिन में। तो बात करते हैं एसटी, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति ज्यादा कहां पर है, ज्यादा कहां पर है, और बात करें कम कहां पर है। अब ज्यादा और कम मतलब क्या होगा, अनुसूचित जनजाति एसटी कहां निवास करती है, आपको कि वनों में निवास करती है। कहां पर, वनों में निवास करती है। ये आदिवासी लोग होते हैं, कैसे आदिवासी लोग, मैं यहां पर आदिवासी भी लिख देता हूं, ये आदिवासी होते हैं, कैसे होते हैं, ये आदिवासी,
ये आदिवासी लोग होते हैं, एसटी वाले, है ना, आदिवासी। तो आदिवासी जंगल हमारे यहां पर कहां पर है ज्यादा, बताओ भाई, जंगल हमारे यहां पर ज्यादा कहां पर है? तो आपको ज्यादा जंगल हमारे पास कहां पर है? मध्य प्रदेश में भाई। कहां पर? मध्य प्रदेश में, जहां से कर्क रेखा उतरती है बीचों बीच से, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य आकर रुकता है, कैसे? बिल्कुल लंबवत। तो वहां पर वनों का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो आप कहोगे जो हमारे कहां पर ज्यादा वन कहां पर होंगे? मध्य प्रदेश में। तो जनजाति कहां निवास करेगी? आदिवासी कहां निवास करते हैं? वनों में। तो यहां पर कौन सा जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो कहां हो जाएगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद कहते हैं कम। अब मैं कम लिखा हूं या फिर बिल्कुल नहीं? मैं यहां पर कम तो पूछता ही नहीं, एग्जाम में किसी में आज तक नहीं आया है, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, बिल्कुल नहीं, नहीं निवास करती, नहीं निवास करती, नहीं निवास करती। आप याद करो कौन से राज्यों में निवास नहीं करती है। ज्यादा तो याद हो गया, मध्य प्रदेश में। वन ज्यादा कहां होंगे? मध्य प्रदेश में। कहां पर निवास नहीं करती है? तो आप कहोगे जो पंजाब और हरियाणा के लोग होते हैं वो खेती पर बहुत विश्वास करते हैं। पता है ना आपके लिए कि पंजाब और हरियाणा के जो लोग होते हैं वो खेती पर कुछ ज्यादा डिपेंड होते हैं। वो अपने खेतों में पेड़ पौधों को नहीं रखते, वो फसल को पैदा ज्यादा करते हैं। पता है ना आपके लिए? पंजाब में जाओगे दूर दूर तक आपको पेड़ ही नहीं मिलेगा, है ना, मतलब उनके यहां पर पेड़ होते ही नहीं है। पंजाब में, हरियाणा में बहुत कम, समझ लो। वो लोग क्या करते हैं, ऐसा समझो कि फसल पर डिपेंड होते हैं, और जो भी फसल के अनुसार कोई आंदोलन चलाते हैं तो वही लोग चलाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर ऐसा समझो कि वहां पर पेड़ है ही नहीं, फसल ही फसल पैदा करते हैं बस वो, ठीक है ना। तो वहां पर जनजाति होगी ही नहीं फिर। तो पंजाब और हरियाणा में नहीं होती है। ट्रिक बनाओ इसी प्रकार से, है ना। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा बनी नहीं है तो वहां पर जनजाति करेगी क्या फिर? क्योंकि ये तो वनों में निवास करती है। तो आराम से दोनों याद हो गए कि एसटी जनजाति कहां निवास करती है? ज्यादा कहां करेगी? मध्य प्रदेश, जहां वन होंगे, और कम कहां करेगी? पंजाब और हरियाणा, जहां वन नहीं होंगे। दोनों याद हो गए। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं केंद्र, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, इसको बिल्कुल खत्म करते हुए तो बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना के अनुसार, ठीक है, ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? सॉरी, किस यूनियन टेरिटरी में है? किन सात प्रदेशों की बात कर रहा है? किस यूनियन टेरिटरी में है ज्यादा जनसंख्या? किस यूनियन टेरिटरी में है? यूनियन टेरिटरी किस यूनियन टेरिटरी में है? और बात करते हैं, आपका कमेंट बॉक्स शाम तक हो, दोपहर तक हो सकता है कि लॉन्च हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल, अभी आपको वर्जन दे देंगे उसका, पहुंच के उससे, ठीक है ना। आ चुका है। वैसे ज्यादा जनसंख्या कहां करती है? तो यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी ज्यादा कहां पर करती है? कौन से यूनियन टेरिटरी में? ये बताना आपके लिए। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? कम कहां पड़ती है? कम, कम भी बता देना आपके लिए, कम कहां करती है। देखो जनसंख्या कम कहां करेगी? आप गए छोटे से द्वीप में। कहां पर? छोटे से द्वीप में। अब छोटा द्वीप कौन सा है? बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा तो हो जाता है कौन सा? अंडमान निकोबार, अपना भी काफी बड़ा है ना। छोटा कौन सा पड़ा? अरब सागर में। छोटा कौन सा पड़ा फिर? अरब सागर में। तो जनसंख्या कम निवास कहां करेगी? अरब सागर वाले लक्षद्वीप में। कहां पर? अरब सागर वाले लक्षद्वीप में। तो कम जनसंख्या कहां करती है? आप कहोगे लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में क्या करती है? कम जनसंख्या निवास करती है ना। अब बात करते हैं ज्यादा कहां करती है फिर? ज्यादा कहां करती है? आपको पता नहीं? आपको पता नहीं? हमारा दिल्ली क्या है? एक राजधानी है, और इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे देश से आकर कहां गिरती है? वहीं आकर गिरती है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां होगी? केंद्र शासित प्रदेशों में। आप होगे दिल्ली में होगी। कहां पर ज्यादा हो जाएगी फिर? दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा, एक तो इसको वोट देने का अधिकार है लोकसभा में, और किसको है?
हाँ, कोई एक और है जिसको अधिकार है, कौन सा? पुदुचेरी। तो पुदुचेरी सेकंड नंबर पे है, पुदुचेरी सेकंड नंबर पे है, और चंडीगढ़ थर्ड नंबर पे है। चंडीगढ़ जो है डी ही होगा भाई, चंडीगढ़, ठीक है ना, ऐसा करते हैं। चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है वो थर्ड नंबर पे जनसंख्या के अनुसार, पूछ ले अगर तब, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और लक्षद्वीप बिल्कुल कम हो जाता है, लक्षद्वीप कम हो जाता है, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन यहां से पूछेगा, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा। 1 मिनट रुको, और कुछ देख लें, जो इंपॉर्टेंट होगा वही देखेंगे, वरना छोड़ देंगे, ठीक है ना। हाँ, एक और लिख लो इसमें, एक और लिख लो, एक इंपोर्टेंट केंद्र प्रदेश में, ठीक है। एक, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला, साक्षरता मतलब पढ़े लिखे, ठीक है, साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा होगा? सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको दिल्ली है। अरे दिल्ली कैसे होगा, वहां तो लोग मजदूरी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बचा कौन सा? जिसमें जनसंख्या कम होगी, पढ़े लिखे वहां ज्यादा होंगे। जहां जनसंख्या कम, वहां पर पढ़े लिखे ज्यादा। तो पढ़े लिखे यूनियन टेरिटरी में ज्यादा कहां होंगे? साक्षरता ज्यादा कहां होगी? तो आपको लक्षद्वीप में होगी। कहां पर? लक्षद्वीप में भी, लक्षद्वीप में होगी। कहां पर? ज्यादा पढ़े लिखे कहां होंगे? लक्षद्वीप में हो जाते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। जितना पढ़ाया जनसंख्या में इतना ही पढ़ लेना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वैसे जनसंख्या बहुत बड़ी है अगर पढ़ना चाहो तो, मगर ज्यादा नहीं है। कितने पेज? 13 पेज है ओनली, और 2-2 3-3 फैक्ट हैं एक एक में, ठीक है ना। तो इतने ही फैक्ट्स पढ़ना है, एक दो बार याद कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना है। जो अपना साक्षरता वाला है सब छोड़ दो, मगर साक्षरता मत छोड़ना। मगर याद तो करना ही करना है, सभी को ध्यान रखना, ठीक है। याद सभी करना है, मगर साक्षरता मत छोड़ना। साक्षरता से क्वेश्चन 100% बना है और बनता रहता है, ठीक है ना। चलो, तो यहीं पर रहते हैं इस वीडियो को, क्योंकि पूरा हमारी जनसंख्या थी आज खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब देखता हूं टाइम कितना है, रुको। 15 हुए हैं। अभी क्लास दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी दोबारा क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, किस पे? स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके में क्या कर लेंगे, जो हमारा बचा था वो करेंगे, और उसके बाद नया टॉपिक जो बचा होगा, नया टॉपिक लेके आऊंगा, उसको भी देख लेंगे अभी, ठीक है। अभी जुड़ना है किस पे? स्टैटिक जीके पर। चलो, जय हिंद, जय भारत सभी के लिए।